गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 10 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले 8 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के। भारतीय रेलवे ने किस समय सीमा तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 2030 तक। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? उनका वह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है। और आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। और झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले का आयोजन पर रोक लगाया है? माघ पूर्णिमा मेले पर रोक लगा दिया है। और हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? वह राज्य है लद्दाख। ठीक है। और सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने से उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा के पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? वह भाषा है संस्कृत। SBM बैंक इंडिया ने ग्राहकों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस मुहैया कराने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की? मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है SBM बैंक इंडिया ने। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा। वह किस राज्य में स्थित है? वह असम राज्य में स्थित है। ठीक है। और भारत में MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? वर्ल्ड बैंक के साथ हस्ताक्षर करेगा भारत के द्वारा। ठीक है। और CBSE के छात्रों को और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा ऑनलाइन कार्यक्रम ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? फेसबुक के साथ समझौता किया CBSE ने। ठीक है। और इसके साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक और संरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी को। और इंजेती श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उसका नाम है IFSCA के प्राधिकरण के रूप नियुक्त अध्यक्ष बने हैं इंजेती श्रीनिवास। और कोविड-19 का मानवाधिकार पर प्रभाव आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख बने KS रेड्डी जी। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखा है? उर्जित पटेल ने। तो दोस्तों ये तो था 8 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिविजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज 10 जुलाई के करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। और यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया 2009 को। और इससे पहली बार 1550 में यूरोप ने मनाया था। ठीक है। पहली बार किसने बनाया था? यूरोप ने 1550 में मनाया था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया 2009 में। ठीक है। और हर साल विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और साथ ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। और साथ ही 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया गया। और 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस मनाया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाई गई 4 जुलाई को। तो दोस्तों ये भी इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंस डे है 1 जुलाई से 4 जुलाई तक जो मनाया गया। और विश्व चॉकलेट दिवस मनाई गई 7 जुलाई को।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ समझौता किया? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की और इस साझेदारी के तहत आगामी 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों समझौते के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों के डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कार्य और ऑगमेंटेड रियलिटी को प्रशिक्षण दिलाने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया। ठीक है दोस्तों, इन समझौते को याद रखेगा। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की, किस लिए? 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पनवेला डेटा सेंटर पार्क मुंबई में हीरानंदानी ग्रुप के यस इंफ्रास्ट्रक्चर, रामनंदानी ग्रुप के योटा इंफ्रास्ट्रक्चर के योटा NM1 डेटा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, और योटा के बारे में जान लेते हैं। योटा के संस्थापक और अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी जी। समूह के CEO हैं दर्शन हीरानंदानी और CEO और मैनेजिंग पार्टनर हैं सुनील गुप्ता जी। और इनका मुख्यालय है मुंबई में। योटा का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो योटा के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार जी। और दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने पूरे राज्य में 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुरू किया? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन में मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया, जिसके तहत 2021 के आसपास औषधि, हर्बल, पर्यावरण, फल उत्पादन, छायादार प्रजातियां और के 25 करोड़ पौधे लगाए गए और राज्य भर में लगाया जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को GI टैग दिया गया। और उत्तर प्रदेश में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप में प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपाय प्रदान करेगा आयुष कवच कोविड ऐप। ठीक, और प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाएं, नौकरी और स्वास्थ्य की निगरानी में मदद करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश डाक विभाग ने एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों को डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की भी शुरुआत की। और उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड की भी शुरुआत की। ओके दोस्तों, और किसान जागरूकता अभियान शुरुआत हुआ है, जिसमें फसलों को टिड्डी और घासफूस से बचाने के लिए किसान जागरूकता अभियान की शुरुआत की उत्तर प्रदेश सरकार ने।
और कोविड-19 के नमूनों का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी बना उत्तर प्रदेश। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक ही दिन में सर्वाधिक राशन वितरण करने वाला राज्य पर बना है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है। और फेम इंडिया सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी। और राज्य सरकार द्वारा राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। और माइग्रेन कमीशन गठित करने वाली रूपरेखा बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो था उत्तर प्रदेश के बारे में। इन सारी चीज़ों को याद रखेगा। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। तो दोस्तों ये तो था उत्तर प्रदेश के बारे में। इन सारी चीज़ों को याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, महाराष्ट्र। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विधिक अलग अलग प्रकार की नौकरियों का चयन करने का व्यवस्था की गई है। और यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच के खाई को पाटने में काफ़ी मदद करेगा। उसके साथ ही यह जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा बनाया गया है। और इस पोर्टल में विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए तैयार किया गया है। यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी की दर में कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार्व के नमूनों के मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, मुंबई। हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार्व के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीयता और आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में डिटेल जानकारी प्रदान करते हैं। और यह पदार्थ के रासायनिक बॉन्ड्स के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटॉन के अप्रत्यास्थ प्रतिकिरण पर निर्भर करता है, जिसे रमन प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट रमन स्पेक्ट्रम होता है और किसी पदार्थ के रमन स्पेक्ट्रम को देखकर उन पदार्थों की भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान की जा सकती है। और रमन प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव के तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। और यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। और यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश और ऊर्जा के कणों में प्रकीर्णित कर देते हैं। इसके साथ ही बता दें कि रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने के निर्देश दिया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 89 ऐप्स। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं और सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुए गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों की किसी चीनी व्यवसाय पर विरोध हो रहा था और इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप को गूगल प्ले से भी हटा दिया गया है। हालांकि इंजन स्मार्ट मोड में ये ऐप पहले से मौजूद है, उनमें ये काम करते रहेंगे। इसलिए सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मियों को ऐसे सभी ऐप्स डिलीट करने का ताज़ा आदेश जारी कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, 12,450 करोड़ रुपए की।
कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इनमें वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों के प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने में मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है? 12,450 करोड़ रुपए की। और वो 3 साधारण बीमा कंपनियां हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 3 बीमा कंपनियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 1 लाख करोड़ रुपए की। सरकार द्वारा हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। और इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमियों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधा और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के लिए किया गया है। और कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का एक हिस्सा है। और यह कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज है। ठीक है, जिसके हिस्सा है 1 लाख करोड़ रुपए का यह राशि दिया गया है और कृषि और संरचना कोष को स्थापित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 3023 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को $40 करोड़ के ऋण सहायता देगा और यह गंगा नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम है कैसा है। और विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस परियोजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम में $40 करोड़ की सहायता राशि मंजूरी की गई है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, ये भी याद रखेगा। और उसके साथ ही भारत सरकार और विश्व बैंक ने MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो था विश्व बैंक में भारत सरकार के द्वारा हाल ही में समझौते हुए उनके बारे में। और विश्व बैंक के मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। सदस्यता देश है 189 देश है और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास। तो दोस्तों, यही इन चीज़ों को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और चेन्नई के इस खिलाड़ी को FIDE रेटिंग 2495 है। और चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन विश्वेश्वरन के प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासकीय निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही हाल ही में खेल के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में सुमित नागल जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने PSD बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, किसने? सुमित नागल जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने PSD बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए वाले देशी विदेशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल होगी? इसका आंसर है 4 साल की होगी। ठीक है, किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय खिलाड़ी के प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि को अब 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
और बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफ़ी असर पड़ता है और टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनज़र सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और बता दें कि हाल ही में किरण रिजिजू जो खेल मंत्री हैं उन्होंने नाडा ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान किया जाएगा। और नाडा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी है, और इसका एक ऐप लॉन्च किया गया किरण रिजिजू के द्वारा। उन्होंने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इस नाडा ऐप को लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, जयंत कृष्णा को। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय बने। 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे और जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा। उसके साथ ही बता दें कि हाल ही में अरुण सिंघल जी को, ये हैं अरुण सिंघल, इन्हें FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जो है राजीव सिंह जी को DLF लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ ही टी रविशंकर जी, इनको IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है, टी रविशंकर। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा दोस्तों। और उसके साथ ही नियुक्तियों के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में इंजेंती श्रीनिवास को IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख बने KS रेड्डी जी, ठीक है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार किया गया। उनका नाम है सुखवीर सिंह संधू के, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उनके कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार किया गया, दोस्तों ये याद रखिएगा। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रविंद्र भाकर जी, ठीक। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतरिम चेयरमैन बने इमरान ख्वाजा जी। और चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और CEO के नए MD के रूप में पदोन्नत हुए हैं V सूर्य नारायण जी। और महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए संजय कुमार जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने श्रीकांत माधव वैद्य जी। और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए इंद्रमणि पांडे जी। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। इसके साथ ही सिएरा लियोन गणराज्य के उच्चायुक्त के रूप में राकेश कुमार अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। और सामूहिक शेयर बाजार को भारत में लागू करने के लिए सेबी द्वारा इशात हुसैन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 34वें नंबर पर है भारत, 34th नंबर पर है भारत। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान है 34th। और रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियमित सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग 1 अंक का सुधार हुआ। और वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग थी 35, वर्ष 2016 में 36 और 14 में 39 थी, ठीक है दोस्तों। और प्रेजेंट में है 34वें नंबर पर भारत। देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शिता श्रेणी में रखा गया है और सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसमें सबसे टॉप पे है ब्रिटेन, इसके बाद है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश आते हैं। ये 5 देश हैं जिनकी सीक्वेंस है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा, ठीक है। भारत का स्थान है 34वें नंबर पर। और भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचकांक में रैंकिंग है 32, श्रीलंका के है 65 और पाकिस्तान की है 73वें स्थान पर। शीर्ष में 10 देशों को उच्च पारदर्शी और 11 से 33 को पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है।
और साथ ही दोस्तों भारत में हाल ही में एक और रैंकिंग हुई जिसके तहत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान है 5th स्थान, और इसके साथ ही पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और चौथे स्थान पर है रूस, और 5वें स्थान पर भारत। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में है भारत का स्थान 5वें स्थान पर। और तो दोस्तों ये तो था डेली टॉप 15 क्वेश्चन 10 जुलाई के, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा टाइगर, घड़ियाल और हाथियों के समान संरक्षण की सिफारिश करने से चर्चा में रहे डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है 2009 को इसकी घोषणा हुई और 2010 में यह अधिसूचित किया गया। किसमें? डॉल्फिन को 2009 में इसकी घोषणा की गई, राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा की गई। और अगला क्वेश्चन है, उइगर मुसलमानों के नरसंहार के विरुद्ध उइगर मुसलमानों द्वारा पैरवी करने से चर्चा में रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। तो दोस्तों ये तो था स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये तो था आज का डेली टॉप 15 क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।